स्टूडेंट्स, 11th क्लास में मैं कई टॉपिक स्टार्ट किए हुए हूँ। एक टॉपिक ऐसा है जिसमें मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बाद मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को इंटीग्रेशन से डिराइव करना है, ये स्टार्ट करना है। 11 का दूसरा जो सीक्वेंस चल रहा है, उसमें हम ग्राफ पढ़ा रहे हैं और ग्राफिकल मेथड से v इक्वल टू यू प्लस ए टी वही इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करना है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2s। इनके डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ts सेकेंड u प्लस 1/2 a इंटू 2t माइनस, इनके डेरिवेशंस ग्राफिकल मेथड से करना है। इंटीग्रेशन मेथड से चलना है, एक ये स्लॉट चल रहा है, एक ये स्लॉट चल रहा है। और 11th का ही दूसरा जो स्लॉट चल रहा है उसमें हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की 3 लेक्चर कर चुके हैं और 4th लेक्चर परफेक्ट गैस इक्वेशन शायद आज डालूंगा। डायमेंशनल एनालिसिस एक अलग चल रहा था, और ये प्योर 10th मूविंग 11th स्टूडेंट्स के लिए था। ये इसमें रिस्पांस काफी अच्छा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर। अब रिस्पांस ये होता है कि आप कम से कम सब्सक्राइब करें या लाइक करें तो हमें ये फीडबैक मिलता है। और उसके बाद इस पर भी रिस्पांस उतना अच्छा नहीं है, इस पर भी उतना अच्छा नहीं था, इसका तो रिस्पांस बिल्कुल अच्छा नहीं था। 10th मूविंग हो सकता है, 10th मूविंग स्टूडेंट्स जो हैं 11th में जो आ रहे हैं वो ना समझ पा रहे होंगे। और स्टार्टिंग का था बिल्कुल बेसिक्स, तो इसका हमने मेरे ख्याल से ये जो लेक्चर हमने लिया था उसके बाद में आफ्टर 1 मंथ लेक्चर ले रहा हूं। कई लोगों की डिमांड आई कि वो चैप्टर वहीं पड़ा हुआ है, फोन करके उन्होंने रिमाइंड कराया। तो और हम बेसिकली इसलिए नहीं कर रहे थे, अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो हम भी क्यों मेहनत करें। तो थोड़ा सा यही है कि आप लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, जिससे हमें आगे के लिए ये रहे कि इस पर रिस्पांस जिस पर ज़्यादा अच्छा आता है हमें उस पर ज़्यादा वर्कआउट करना है। तो जो बिल्कुल 10th मूविंग स्टूडेंट्स हैं ध्यान दें, आज मैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोर्शन इसका कराऊंगा और वो पोर्शन ये है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्वेश्चंस इस पे इवन जेईई मेन में और नीट में भी आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तभी आप कर पाएंगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में, और चूंकि काफी टाइम हो गया है जब इसका चैप्टर स्टार्ट किया था, तो थोड़ा सा हम बस ये बता दे रहे हैं कि फिजिक्स में ऑल द क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। एक पार्ट वो था फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा था डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज which do not depend on any other physical quantities, and derived quantities are those which depend on fundamental quantities। एक बार लिखें तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में कि फंडामेंटल जो क्वांटिटीज थी ये सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। amount of substance।
तो लेंथ का जैसा कि डायमेंशनल फार्मूला, मेन डायमेंशनल फार्मूला ही आज पढ़ा जा रहा है, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला था वो इसका सिर्फ L होगा, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। मास का क्या होगा, M, ये फंडामेंटल है और कोई होगा ही नहीं। T लिखना चाहें तो लिख सकते हैं m0 L T0, और सिमिलरली इसको लिख सकते हैं m L0 T0। और टेम्परेचर का केल्विन भी होता है, और कहीं किन्हीं बुक्स में थीटा भी लिखा गया है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, और किन्हीं बुक्स में आई भी लिख सकते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का फाई है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का 1 लिख सकते हैं, या m0 L0 T0 लिख सकते हैं। मतलब ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका सिर्फ नंबर होगा। इनकी यूनिट्स के बारे में बात करें तो इसकी मीटर है, इसकी किलोग्राम है, इसका सेकेंड है, इसका केल्विन है, और इसका इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। तो ये तो यूनिट्स की बात थी, ये हम बता चुके थे। इसके बाद हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज बताया था पिछली क्लास में। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होंगी, जैसे कि आप बात करें एरिया की, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और जिसकी भी यूनिट मीटर होगी यानी वो लेंथ माना जाएगा, उसका डायमेंशन फॉर्मूला L होगा, तो L होगा। लेकिन ब्रेथ की भी यूनिट क्या है, मीटर ही है, तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला L ही होगा, तो ये हो जाएगा L2। और अगर लिखना चाहें तो ML कन्वेंशन है, तो T का 0 होगा, M0 होगा, और L2 होगा, ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह से वॉल्यूम अगर लिखें तो वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो ये हो जाएगा L इंटू L इंटू L, यानी क्या हो जाएगा L3। लिखना चाहें तो M0 L3 T0 भी लिख सकते हैं। ये डायमेंशन जो है, जो NCERT बुक है, तो फर्स्ट जो उसका पार्ट है उसके लास्ट चैप्टर्स में कुछ चैप्टर पहले दिया हुआ है, 99 फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड दी हुई। तो इनका अब कोई भी मतलब ये अनलिमिटेड है, लेकिन ये फंडामेंटल क्वांटिटीज जो थी ये 7 और सिर्फ 7 है। सब्सिडियरी फिजिकल क्वांटिटी जरूर हैं, और एंगल और सॉलिड एंगल, ये पिछले क्लास में मैंने लेक्चर में डिस्कस भी कर दिया था। अब बात हम कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की। तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में पहला तो यही है, टू फाइंड, पहला क्या है, टू फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटीज and unknown experimental constant। इसको समझने के लिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 25 kg प्लस 20 किलोमीटर, इसका अगर आपसे सम पूछा जाए, तो ये सम आपका आंसर ये होना चाहिए, इट इज नॉट पॉसिबल। एंड व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, इसमें आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है। किलोग्राम जो है मास, इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा, और ये लेंथ है किलोमीटर या मीटर, तो L डायमेंशनल फार्मूला। Since these two quantities have different dimensional formulae, or we can say different units, therefore these quantities cannot be added। इसका कन्वर्स क्या होगा, अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड नहीं की जा सकती हैं, इसका मतलब अगर कोई ऐड की गई हैं तो दे मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला, और इसे हम कहेंगे क्या, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। तो फर्स्ट एप्लीकेशन करने के पहले क्या होगा,
लॉ ऑफ क्या है लॉ ऑफ होमोजेनिटी? लॉ ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट only those quantities, क्या? Only those quantities which have, only those quantities can be added, subtracted or equated, which have same dimensional formula. That is, if two quantities are added, subtracted or equated, they must have same dimensional formula. क्या? Law of homogeneity states that only those quantities can be added, subtracted or equated which have same dimensional formula. That is, if two quantities are added, subtracted or equated, they must have same dimensional formula. जैसे अब अगर इफ x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड प्लस एफ, वेयर f इज फोर्स, तो आप बताइए f जो है z में ऐड किया गया है, y में ऐड किया गया है, तो f का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा, जो z का है वही y का होगा। और आप ये याद रखिएगा, डायमेंशंस कभी ऐड नहीं होते, लेकिन वही क्वांटिटीज ऐड होती हैं जिनके डायमेंशन सेम होते हैं। तो इसका मतलब जो ये राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला होगा, और क्या होगा, MLT माइनस डायमेंशनल फार्मूला ऑफ dimensional formula of y and z will be equal to the dimensional formula of f, and it is also equal to, and it is also equal to the dimensional formula of x। क्यों? क्योंकि इक्वेट किया गया है। तो इससे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ z, एंड दिस इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ f विच इज MLT माइनस 2। तो ये एक हमने ऐसे सिंपल क्वेश्चन लेकर के क्वेश्चन फॉर्म में बता दिया। एप्लीकेशन क्या है कि हम लॉ ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड व्हिच हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो इसका मतलब ये जो ऐड की गई हैं y, z और f, इनके सबके अलग अलग इक्वल होंगे। तो y का वही होगा, z का वही होगा, f का वही होगा।
और जो ये राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही एक्स का होगा, क्योंकि हम इक्वेट भी नहीं कर सकते। तो एक तो ये क्वेश्चन था। अब अगला न्यूमेरिकल से ही, इसको फिजिक्स में सब कुछ न्यूमेरिकल से ही होता है और मेन न्यूमेरिकल ही है। इसमें अगर हम लोग बात करें, अब एक और न्यूमेरिकल दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इफ v is equal to a plus bt plus ct square plus d upon t plus e, where t and v, t is time and v is velocity। क्या? if v is equal to a plus b t plus ct square plus d upon t plus e, where t is time and v is velocity, then find dimensional formula of a, b, c, d and e। तो आप यहां देख सकते हैं कि a जो टर्म है, जैसे पिछली बार y और z थे, और b t जो टर्म है, सी टी स्क्वायर जो टर्म है, और d अपान टी प्लस ई है, इन सभी के डायमेंशनल फार्मूले सेम होंगे और किसके बराबर होंगे? v के, जो कि वेलोसिटी है। तो आप देख सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a विल बी नथिंग बट डायमेंशनल फार्मूला v, एंड दिस इज LT माइनस। तो डायमेंशनल फार्मूला B इंटू टी जो होगा, ये डायमेंशनल फार्मूला इट विल बी आल्सो इक्वल टू ए। ये सभी डायमेंशनल फार्मूले इक्वल होंगे और एंड दे ऑल आर इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला V। तो यहां पर हमें B का निकालना है, BT का तो निकालना नहीं है, T का हो जाएगा T, LT माइनस 1। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B विल बी नथिंग बट LT माइनस 1 अपॉन T। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P विल बी LT माइनस 2। और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ CT स्क्वायर, दिस विल बी आल्सो इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला V। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C T टू द पावर 2 LT माइनस 1। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C विल बी LT माइनस 1 अपॉन T2। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C विल बी LT माइनस 3। क्या हो जाएगा? LT माइनस 3। और फिर उसके बाद D का निकालने के लिए यहां फिर हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सिंस T इज एडेड टू E, क्या? सिंस T is added to E, और आप जानते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला सेम होंगे तभी ऐड होगा, मींस डायमेंशनल फार्मूला ऑफ E विल बी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ T। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ E विल बी इक्वल टू T। और उसके बाद पूरी टर्म जो है, क्या? डायमेंशनल फार्मूला D अपॉन T प्लस E। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ T प्लस E क्या होगा? सिर्फ T होगा, 2T नहीं होगा, क्योंकि डायमेंशन ऐड नहीं होते। वहां LT माइनस 1, LT माइनस 1, LT माइनस 1, तो ये 4LT माइनस 1 नहीं होगा, नहीं तो 4LT माइनस 1, LT माइनस 1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। मतलब डायमेंशनल फार्मूले ऐड नहीं होते, वही नंबर ऐड होते हैं जिनके सेम होते हैं। तो 1 हो, 2 हो, 4 हो, तो एक किसी का भी लिख दोगे, वही दोनों का सम का भी वही होगा। तो डायमेंशनल फार्मूला T प्लस E यहां जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या? पर एक बार ऐसे लिख दे, डायमेंशनल फार्मूला T प्लस E, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ T प्लस E इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्या? V। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ D अपॉन T इज LT माइनस 1। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ D is nothing but LT minus 1 into T।
and it is L. तो ये तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं इसी पर बेस्ड एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन पर 4 एप्लीकेशंस हैं। आज के क्लास में फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस होगा, और अगर आप लोगों का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया तो मैं कल भी ले सकता हूं नेक्स्ट क्लास, और नहीं तो 1 वीक में ले सकता हूं, 1 मंथ में भी ले सकता हूं, 1 साल में जब आपको रिस्पांस नहीं देना है। तो हम अब आज यही एप्लीकेशन होगा। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्या है कि इफ p प्लस a अपॉन v स्क्वायर इंटू v माइनस b, दिस इज nRT। ये वेंडर वाल इक्वेशन है। तो फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A एंड B। ये जो वंडर वाल कांस्टेंट है, ये जो PV इज इक्वल टू nRT जो गैस इक्वेशन है, उसी में अगर रियल गैस के लिए ले तो P के प्लेस पे P प्लस A अपॉन V स्क्वायर होता है, और ये V के प्लेस पे V माइनस B होता है। तो इसमें A और B जो कांस्टेंट है एक्सपेरिमेंटल, इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है। इन एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट को वेंडर वाल कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि ये वेंडर वाल इक्वेशन है। अब इसमें कई बार बच्चे पूछने लगते हैं कि n क्या होगा, n तो नंबर ऑफ मोल्स है, r का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, t का क्या होगा। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सिंपली आप ये देखिए v और b में b से सब्ट्रैक्ट किया गया है। लिखेंगे सिंस b इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v, देयरफॉर they must have same dimensional formula. They must have same dimensional formula. That is dimensional formula of B will be dimensional formula of V, and this is L3. दिस इज L3। और आप ये देखिए कि सिंस A अपॉन V स्क्वायर इज एडेड टू P, देयरफॉर they must have same dimensional फार्मूला। इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर विल बी डायमेंशनल फार्मूला पी। पी याद रखिएगा, अलग से बता देते हैं, एफ बाई ए होता है, और एफ का होता है MLT माइनस 2 अपॉन एरिया L2। तो ये हो जाएगा ML माइनस 1T माइनस 2। याद भी रखिएगा प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला। तो यहां पर ये तो M क्या हो जाएगा, ML माइनस 1T माइनस 2, और ये डायमेंशन फार्मूला A निकालना है, V स्क्वायर का होगा L3 होल स्क्वायर। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A विल बी नथिंग बट ML माइनस 1T माइनस 2 L6। याद रखिएगा कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A इज नथिंग बट ML5T माइनस 2। याद लिखना है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 11th के फर्स्ट टर्म टेस्ट हर एग्जाम में अब पूछा गया है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, if y is equal to a sin bt plus cx, where y is displacement
t is time and x is distance। डिस्टेंस का L होता है, t का t होगा और y का भी L होगा। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए, बी एंड सी। तो आप देख सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला ए क्या होगा? साइन थीटा ये नंबर है एज ए होल, इसका डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशन लेस होगा तो 1 मानेंगे डायमेंशन। तो ये 1 हो गया, और तो डायमेंशनल फार्मूला ए इज नथिंग बट डायमेंशनल फार्मूला वाई एंड दिस विल बी एल। ये तो आ गया। और ये पिछली बार हमने बताया था कि एंगल और सॉलिड एंगल सब्सिडरी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, डायमेंशन लेस होती है। तो ये बी टी प्लस सी एक्स क्या है? एंगल है, एंगल डायमेंशन लेस होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी टी प्लस सी एक्स क्या होगा? वो 1। तो इसका मतलब डायमेंशनल फार्मूला बी टी का भी 1 होगा और सी एक्स का भी 1 होगा, क्योंकि कोई नंबर ऐड तभी कर सकते हैं जब उनके सेम होंगे और दोनों का सम जो होगा वही मेन डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो ये लिख सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला एंगल, और एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है तो ये 1 हो जाएगा। तो इससे अलग अलग भी इक्वल होंगे। डायमेंशनल फार्मूला बी टी इज 1, तो डायमेंशनल फार्मूला बी इंटू टी इज 1। सो डायमेंशनल फार्मूला बी विल बी 1/t एंड दैट इज t minus 1। और डायमेंशनल फार्मूला सी एक्स जो होगा, दिस विल बी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्या? एंगल यानी थीटा। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? थीटा। और ये अलग अलग भी सेम बराबर होंगे। तो ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी एक्स इज 1, तो डायमेंशनल फार्मूला सी इंटू एल इज 1। It implies dimensional formula of C will be 1/L, that is L minus 1। तो अब आप देख सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C का यहां आ गया, डायमेंशनल फार्मूला B ये आ गया, और डायमेंशनल फार्मूला A ये आ गया। तो ये आज का लेक्चर यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। हैव ए गुड डे। और अगली लेक्चर आपके रिस्पांस पर होगी।